उभय इंद्रिय यानी तुम्हारे मन को अपने आंख और कान से करा लो सन्निकर्ष और बात को ध्यान से सुनो। आज करेंगे 100% काम की बात। नो मस्ती नो बकवास। मस्ती के लिए BMS फन नाम का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, कभी कभी वहां टहल के आया करो। देखो, इंपॉर्टेंट श्लोक जो है उसको टिक करना बहुत ही आसान है। उसके बहुत सारे माध्यम है जहां से तुम पता कर सकते हो कि किस चैप्टर का कौन सा श्लोक इंपॉर्टेंट है। आज जो बातें मैं करूंगा वो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही यूजफुल होने वाला है। देखो, पेपर में बढ़िया करना है तो लॉन्ग आंसर्स के लिए जो भी श्लोक होते हैं, जो डेफिनेशन होती है, वो सब तुमने अगर याद कर रखे तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट साथ में आज मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास कुछ ऐसे श्लोक भी हैं जिनको हम कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं किसी भी आंसर में। ये आसानी से हर जगह सेट हो जाते हैं। जैसे आलू किसी भी सब्जी के साथ फिट हो जाता है, वैसे ही ये श्लोक तुम्हारे हर आंसर में लगभग फिट होने के लिए तैयार रहते हैं। तो इन श्लोकों के साथ आज मैं खेल के बताता हूँ, आगे तुम इनसे खेलते रहना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला श्लोक हमारा कौन सा है जिसको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसे जगह जगह यूज कर सकते हैं। श्लोक है हमारा सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेष प्रवृत्ति रूभस्य तु। की पहली लाइन हमें ये बताती है कि समान से समान की वृद्धि होती है और ह्रास करने के लिए हमें किसका यूज करना होता है? विशेष का यूज करना होता है। यानी कि विशेष से क्या होता है? किसी चीज का ह्रास होता है। समान की बात अगर करें हम तो समान क्या? द्रव्य समान हो सकता है, गुण समान हो सकता है, कर्म समान हो सकता है। जैसे कोई द्रव्य स्निग्ध है, मधुर है, गुरु है तो उससे क्या हो रहा है? कफ की वृद्धि हम कर रहे हैं। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें क्या हो रही है? वात की वृद्धि हो रही है। अगर कोई आदमी क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा आराम कर रहा है, बहुत कम वर्क कर रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा है? कफ की वृद्धि हो रही है। अब समझो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारे पास जो भी पूछा गया है ना उसका बस डेफिनेशन याद है तुमको। अब क्या करूंगा मैं ढूंढूंगा कि उस क्वेश्चन में कैसे मैं कहीं पे पथ्य अपत्य का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं पथ्य अपत्य का यूज कर पाऊंगा तो मैं सर्वदा सर्वभावा नाम वाला श्लोक वहां चिपका दूंगा कि नहीं चिपका दूंगा। मतलब पथ्य में वो चीजें होंगी जो अपन क्या करेंगे? ह्रास करेंगे। अपथ्य में वो चीजें होंगी जिनसे जो सेम गुण वाले होंगे, जिनसे वृद्धि हो रही होगी। अब देखो, रात्रिचर्या मान लो तुम लिख रहे हो, अगर तुम रात्रिचर्या पे आंसर लिख रहे हो तो क्या होता है? रात को जगने से क्या हो जाता है? वात की वृद्धि हो जाती है ना। फिर अगर तुम ऋतुचर्या पे आंसर लिख रहे हो तो देखते हो हर ऋतु के बारे में बताया जाता है, किसी में किसी न किसी चीज की वृद्धि जरूर हो रही होती है, किसी में किसी चीज की ह्रास जरूर हो रही होती है। दिनचर्या में भी वैसा ही है। तुम पंचक्रम लिखोगे तो वहां पे तुम स्नेहन स्वेदन पढ़ते हो। स्नेहन में क्या होता है? स्नेहन में भी तो हम क्या करते हैं? स्नेह देते हैं तो क्या होता है? मृदुता बढ़ती है। तो इनमें भी तो हम सर्वदा सर्वभावा नाम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? स्नेहन में, स्वेदन में, ऋतुचर्या में, रात्रिचर्या में, दिनचर्या में, हर जगह यूज हो रहा है। दोष को उत्क्लेशित करने के बारे में हम लिख सकते हैं। मतलब कि अकेला ये श्लोक तुम्हारे कितनी जगह यूज में आ जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब देखो, बात करते हैं दूसरे श्लोक की। यह प्रीणन जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भो उत्पादश्च धातुनाम श्रेष्ठम कर्म कर्मात् स्मृतम। ये श्लोक हमें क्या बता रहा है पता है? सप्त धातु जो हमारे होते हैं ना, उन सप्त धातु के बारे में ही क्रम से ये क्या कर रहा है? सबका कार्य बता रहा है। अब देखो, अकेला ये श्लोक तुम्हें कितनी जगह काम आएगा। जैसे सप्त धातु पे क्वेश्चन आ गया तो उसका कर्म या कार्य लिखना है। मान लो तुमको पर्टिकुलर हर एक धातु का कर्म या कार्य नहीं याद है, तुम यह श्लोक चिपका सकते हो। एनी धातु में 6 वृद्धि के लक्षण लिख रहे हो ना तुम, वहां पे भी ये तुम श्लोक लगा सकते हो। अगर मान लो किसी धातु का तुमको पहले से कार्य वाला श्लोक पता है तो तुम क्या करो? लक्षण वाले में इस तरह का एक श्लोक लगा दो। देखो, अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट श्लोक की, जो कि है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। यह श्लोक हमें क्या बताता है कि दोष धातु मल ये शरीर के क्या है? मूल है। अब समझो, अगर तुम्हारे पास दोष से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी तुम इसको यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास धातु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी तुम इसको यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास मल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी तुम इसको यूज कर सकते हो। और शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी तुम इसको यूज कर सकते हो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सोच नहीं पाओगे नॉर्मली, वो ये है कि जब तुम विवेचन पढ़ते हो पंचकर्म के अंदर तो वहां पे हमें बताया जाता है कि विवेचन का निषेध है। किसमें? राजयक्ष्मा रोग में। यानी राजयक्ष्मा जिसको होता है उससे हम विवेचन नहीं करवाते हैं। इसका कारण क्या बताता है कि राजयक्ष्मा के अंदर मल ही बल होता है। यानी कि उस व्यक्ति का, उस रोगी का जो मल है ना, वही उसकी बॉडी का स्ट्रेंथ है। विवेचन के अंदर तुम्हें कोई एक श्लोक याद है, ठीक है, बट जब तुम विवेचन का निषेध लिखने जाओगे तो वहां पे तुम दोष धातु मल मूलम ही शरीरम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कि राजयक्ष्मा के अंदर भाई मल ही बल होता है। फिर ये वाला श्लोक चिपका दोगे, वहां पे एक और श्लोक तुम्हारे आंसर के अंदर आ गया। तुम्हारा आंसर ऐसा दिखेगा जैसे तुम श्लोक लिख के तब चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो एग्जामिनर को वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो, चौथा मेरा फेवरेट, पितम पंगु कफा पंगु पंगवा मल धातवा वायुना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छति मेघवत। तो इसका मतलब ये होता है कि पित्त, कफ, मल धातु ये सभी क्या है? लंगड़े हैं। जिस तरह से वायु बादल को अपने साथ बहा के ले जाता है, उसी तरह जो वात है ना, वो क्या करता है? पित्त को, कफ को, मल को, धातु को कंट्रोल करता है, अपने साथ बहा के ले जाता है। अब देखो, ये सिंगल श्लोक को तुम कितने सारे आंसर में यूज कर सकते हो। मान लो जहां जहां भी वात का यूज है ना, किसी भी आंसर में तुम वात यूज कर सकते हो, वहां वहां तुम इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये है ना वात का एक खास इंपॉर्टेंस बताता है ये श्लोक। अब समझो, रात्रि जागरण में क्या होता है? रात्रि जागरण करते हैं तो वात की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अगर वात कुपित हुआ तो वो बाकी सारे धातु को, मल को, सबको कुपित कर देगा, बाकी दोषों को भी कुपित कर देगा। इस तरह से क्या होगा? वो तुम्हारा आंसर जो है डिस्क्राइब कर रहे हो वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा अच्छा भी लगेगा देखने में। वैसे ही तुम यूज कर सकते हो इसको ऋतुचर्या में।
मर्म के अंदर, वात दोष के कर्म के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम बस्ती पढ़ोगे ना, वहां पढ़ोगे ये जो बस्ती कर्म है ये वात रोग प्रधान होता है। हाँ, एक बात बताया जाएगा कि भाई वात रोग की शांति कर देने से क्या होता है, बहुत सारे रोग अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि वात क्या किया होता है, उनको प्रकोपित किया होता है अपने साथ। देखो वस्ती के अंदर तुम्हें कोई श्लोक याद है नहीं याद है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, इस वाले श्लोक को वहां यूज कर लोगे कि नहीं कर लोगे। एक श्लोक इनका डाल दो अगर तुम्हें याद है तो, एक ये डाल दो, फिर तुम्हारा आंसर कितना बढ़िया लगेगा देखने में। तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वो इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहा हूँ जो हर जगह काम आने वाले हैं, बहुत सारे तरह से तुमको यूज कर सकते हो। मतलब कि ये वो श्लोक हैं जो तुम्हारे दुख में साथी होने वाले। अब देखो 5 नंबर का श्लोक मैं तुम्हें बताता हूँ। रोगस्तु दोष रसम्यम दोष साम्यम आरोग्यता। इस श्लोक का मतलब क्या है कि अगर दोष विषम हो जाते हैं तुम्हारे तो वही क्या है, रोग है। और अगर तुम्हारे सारे के सारे दोष साम्य हैं तो वो क्या है, तुम्हारे लिए आरोग्यता है। तुम्हारे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, सम दोष समाग निश्चय समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मनिंद्रिय मन स्वस्थिति विद्यते। ये वाला जो श्लोक है तुम्हारा ये क्या करता है, आरोग्यता को ही दर्शाता है केवल। ये वाला श्लोक क्या करता है, तुम्हारे रोग को भी डिफाइन करता है। देखो लगभग हर टॉपिक में तुम क्या कर सकते हो, रोग के ऊपर कुछ चर्चा कर सकते हो, आरोग्य के ऊपर चर्चा कर सकते हो, दोष के ऊपर चर्चा कर सकते हो। तो ये तीनों जो वर्ड है ना, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, फिर भी तुम इसको डिस्क्राइब कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ये वाला श्लोक यूज करना है वहां पे। तो किसी भी चीज को साम्य करने के लिए और विषम करने के लिए हम इन सबको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर जहाँ पे सर्वदा सर्वभावा नाम जैसे यूज किए हैं वैसे वैसे वहां ये भी तो यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ, आत्मा की चर्चा है वहां यूज कर सकते हो, मन इंद्रिय अग्नि इन सब की जगह तुम यूज कर सकते हो, धातु मल दोष हर जगह यूज कर सकते हो। तो आयुर्वेद का कोई भी टॉपिक का अगर तुम आंसर लिख रहे हो ना, वहां तुम आरोग्यता को डिफाइन करने से तुमको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इन सब का प्रसन्न रहना क्यों जरूरी है भाई, आरोग्यता के लिए जरूरी है हमारे। ये तुम्हें मुसीबत से बहुत ज्यादा बचाने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक तुम्हें खुद से भी ढूंढने हैं, बहुत सारे ऐसे और भी तुम्हें मिल जाएंगे और उनका यूज भी बहुत सारा तुम खुद से और ढूंढ सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ ना ऊपर से नीचे तक, ये तो बस मैं यूं ही बता दे रहा हूँ, तुम खुद से भी ऐसा बहुत कुछ सोच सकते हो। देखो ये क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब जो चीज आयुर्वेद का प्रयोजन है ना, वो आयुर्वेद में लगभग हर चीज का प्रयोजन हो सकता है। अब देखो ऋतुचर्या को फॉलो करना हो या दिनचर्या को फॉलो करना हो, या अपन बात करें कि किसी भी तरह का पंचकर्म की बात कर रहे हो, किसी भी तरह की चिकित्सा की बात कर रहे हो, दोषों की साम्यता की बात कर रहे हैं, सब क्या है, या तो स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए है, या फिर जो आतुर हो गए, जो रोगी हो गए, उनके विकार को प्रशमन करने के लिए है। एक हमारा पंच महाभूत का श्लोक होता है, बहुत ही छोटा सा कॉमन सा, सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम। इसको लिख के तब तुम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो ना, मान लो ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन छोड़ दिया और डाल दिया ये श्लोक बीच में, तुम्हारा आंसर की बिल्कुल ऐसे के फॉर्म में तुम्हारा आ रहा है, लेख लिख रहे हो ऐसा लग रहा है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, फिर तुम थोड़ा सा डिस्क्राइब करने लग जाओगे। अब इसमें क्या है, देखो पंच महाभूत को हम रस में यूज कर सकते हैं, गर्भ में यूज कर सकते हैं, हम शरीर में यूज कर सकते हैं, दोष में यूज कर सकते हैं, द्रव्य चिकित्सा मर्म कहाँ नहीं यूज कर सकते। जब कह दिया है कि सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, तो तुम इसको यार हर जगह यूज कर सकते हो। किसी भी चीज की पंच भौतिकता पे चले जाओ और उसके बाद उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने लग जाओ, तुम्हारा आंसर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे आंसर में एक पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, एक छोटा सा पैराग्राफ इंक्रीज हो सकता है। तो एक्चुअली में इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं बताए हैं, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हमारे पास कुछ ऐसे श्लोक होते हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह साथ देने वाले होते हैं तुम्हारे। तो ये जो लगभग 8, 9, 10 श्लोक मैंने तुम्हें बताए हैं, इनको तुम अच्छे से याद रखो, ये हर जगह काम आएंगे और तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स को इंप्रूव करेंगे।